हम लोग इंडियन पॉलिटी कर रहे हैं ना, तो हम लोग का स्ट्रैटेजी ये है कि अभी हम लोग इंडियन पॉलिटी को हम लोग डिटेलिंग करेंगे पहले। और ये हम जानते हैं कि जो जीएस पेपर है, जनरल स्टडीज पेपर है, इसके काफ़ी सारे ब्रांचेज हो जाते हैं। जैसे जीएस वन के अंदर में आ जाता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इंडियन सोसाइटी। जीएस 2 उसके अंदर पॉलिटी आता है। पॉलिटी का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी का मतलब होता है गवर्नेंस, एंड पॉलिटी के अंदर आता है इंटरनेशनल रिलेशंस। ये 3 आ जाते हैं। तो पॉलिटी के अंदर में 3 पार्ट हो जाते हैं। फिर जीएस पेपर 3 में हो जाता है इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स नहीं है, ये इंडियन इकोनॉमी है। बेसिक कंसेप्ट इकोनॉमिक्स का समझना है, बेसिक, बहुत बेसिक, 11th क्लास का माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी। और उसके बाद हमको थोड़ा सीधे जाना पड़ता है इकोनॉमी में, वर्चुअली वो न्यूज़ पेपर से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। फिर आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस हमें बीपीएससी में पढ़ना पड़ता है ज़्यादा, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो उतना ही पढ़ना होता है जो 10th क्लास तक पढ़ना है, 10th के ऊपर नहीं जाना है। तो जनरल साइंस तो 6 to 10th ही हो गया। टेक्नोलॉजी में उसका एप्लीकेशन, तो इसका एप्लीकेशन में 11-12 चैप्टर होते हैं। जैसे स्पेस पे एक चैप्टर होगा, मिलिट्री टेक्नोलॉजी पे एक चैप्टर होगा, मान लीजिए यूनिवर्स पे चैप्टर होगा, पार्टिकल फिजिक्स पे चैप्टर होगा, बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस पर होगा, हेल्थ के रिलेटेड एक चैप्टर होगा, फिर एनर्जी पे चैप्टर होगा, फिर इंडस्ट्री पे चैप्टर होगा। ऐसे करके हमारे पास 11 चैप्टर का लिस्ट होता है। तो ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, जो मेंस में पूछा जाता है या पीटी यूपीएससी में पूछा जाता है। जनरल साइंस आपको बीपीएससी में, ठीक है ना, और टेक्नोलॉजी आ जाता है बीपीएससी के मेंस में। तो बीपीएससी ऐसा नहीं, जनरल साइंस पूछता है पीटी में और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछता है मुख्य परीक्षा में। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आप अगर अनप्लान्ड हैं और आप दुनिया में बहुत सारे यूट्यूब देखने वाले हैं और बहुत सारे लोगों का बहुत सुनने वाले हैं, तो आप क्या करोगे, गलती करोगे। आप बोलोगे बीपीएससी की पढ़ाई करा दीजिए ना, तो बीपीएससी की पढ़ाई कराओगे तो बीपीएससी निकलने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बीपीएससी वही लोग निकाल पाता है जो यूपीएससी के हिसाब से पढ़े होते हैं। और एग्जाम स्पेसिफिक मात्र 2 महीना बीपीएससी पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ते, सिर्फ 2 महीना बीपीएससी पढ़ते हैं। जब बीपीएससी का फॉर्म भर दिया, परीक्षा आने वाली है, 1 महीना पहले पीटी पढ़ लिया और 2 महीना पहले मेंस के पहले पढ़ लिया। उतना ही टाइम पढ़ते, एग्जाम के टाइम में पढ़ते बीपीएससी। बाकी टाइम में उनको पढ़ना क्या है, यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी इज द मदर ऑफ बीपीएससी। यूपीएससी तो आपको करना ही है। जब तक मदर को नहीं समझिएगा तो डॉटर को नहीं समझिएगा, ये कहानी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन्वायरमेंट बीपीएससी बोलता नहीं है पढ़ने को, लेकिन क्वेश्चन बहुत पूछता है, बहुत पूछता है, और वहाँ तो पूछता ही है। और एक होता है डिजास्टर मैनेजमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं बीपीएससी में भी, यूपीएससी में। तो बीपीएससी का सिलेबस छोटा दिखता है और लोग कम पढ़ा के ठग लेते हैं मैक्सिमम जगहों पर, पूरा टॉपिक पढ़ाते ही नहीं है और बोलते हैं आपका बीपीएससी हमने पढ़ा दिया है। तो ऐसे होता नहीं है। आपको थोड़ा यूपीएससी के हिसाब से तैयारी करते रहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बीपीएससी आपको हो जाता है। फिर हो जाता है एथिक्स एंड इंटेग्रिटी। एथिक्स एंड इंटेग्रिटी जो है वो आपको नॉर्मली पीटी में नहीं पूछता है, लेकिन इस बार का जो पीटी एग्जाम जो परसों तरसों हुआ है, जो संडे को हुआ है, तो संडे वाले पीटी में आप देखेंगे, 25 तारीख वाले में शायद 25 को हुआ था, कि देखेंगे कि एथिक्स का भी पोर्शन जो है पूछा हुआ है आपका पीटी एग्जामिनेशन में, पहली बार आया है। और इस बार का जो पीटी एग्जाम है, ये मैं जो बात हमेशा कहता हूँ, बच्चों को मैं हमेशा समझाते रहता हूँ कि बाबू समझना ये है कि यूपीएससी आपका 2-3 चीज़ जानना चाहता है। पहला जानना चाहता है आपका कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी कैसा है, कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी। तो कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी मतलब होता है कि आप कितना जल्दी क्वेश्चन को पढ़ के समझ लेते हो। तो ये पढ़ने का तरीका एक ही है कि आप न्यूज़ पेपर को कितना जल्दी समझ लेते हो। अगर आप न्यूज़ पेपर पढ़ना सीख गए हो
तो आपका कंप्रीहेंशन अच्छा हो जाएगा, ये आप मान लो। और ये ऑफिसर से क्वालिटी एक्सपेक्टेड है कि आपका न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अच्छा होना चाहिए। और हम इसीलिए स्कूल मैनेजमेंट प्रोग्राम करते हैं, स्कूल मेंटरिंग प्रोग्राम की हम बात करते हैं कि कक्षा 10 तक जाते जाते, क्लास 10 तक जाते जाते स्टूडेंट्स का इंग्लिश इतना अच्छा हो जाए कि वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ के समझना शुरू कर दे। तो स्वाभाविक बात है कि 11th 12th ग्रेजुएशन 5 साल में तो न्यूज़पेपर को तो पढ़ने का मास्टर उसका हो जाएगा। और 5 साल जो आगे होने वाला है 10th के बाद, उसमें 2 काम करना है। 6 to 10th को बार बार रिवाइज करना है। 11th 12th के कुछ किताबों को, थोड़ा सिलेक्टेड किताबों को, 4-5 किताबों को पढ़ भी लेना है। ग्रेजुएशन में जो एक पेपर रख रहे हैं वो ऑप्शनल पेपर रख लेंगे और न्यूज़ पेपर पढ़ते रहेंगे। तो बाय द टाइम ग्रेजुएशन खत्म होगा वो लड़का ऑलरेडी यूपीएससी निकालने के कॉम्पिटेंस में आ जाएगा। इस बार का जो आप देखेंगे स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए इतना लंबा सा लिखा गया है और इसको पहले समझना होगा, अंडरस्टैंड करना। ये तो किसी टेक्स्ट बुक में मिलेगा नहीं ये क्वेश्चन, ये तो अंडरस्टैंडिंग करने का है। क्या है भाई, क्वेश्चन पढ़िए, हम आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा, जो मैं बोलता हूँ वही है। कंप्रीहेंशन नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। लिख रहा मिस्टर एक्स ए सीनियर ऑफिसर, मिस्टर एक्स है सीनियर ऑफिसर है, वाज ओवरसीइंग ए क्रिटिकल वैक्सीनेशन प्रोग्राम। कहीं पर वो जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको वो ओवरसी कर रहे हैं, देख रहे हैं ड्यूरिंग ए पेंडेमिक, कोरोना का टाइम में मान लिया पेंडेमिक में, कि वैक्सीनेशन जो बढ़ता था ना गांव में, उसको देख रहे हैं। उनको जो ऑफिसर है वो मान लिया कि वो डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन है, आप ऐसा मानिए, डीएम है। उनको दिखता है कि एक प्राइवेट सर्विसेज, जैसे कि कंपनी सब थी ना उस समय, 2-3 कंपनी आई थी, तो प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर जो है, जो वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, वो कंप्रोमाइज कर रहा है, अच्छा काम नहीं कर रहा है ऑन क्वालिटी, मतलब खराब वैक्सीन सप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, कुछ वैक्सीन अच्छी क्वालिटी का नहीं है और प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब थोड़ा खराब माल दे रहा है, वो बेचारा नोटिस करता है। लेकिन जनता में बहुत प्रेशर है, डिस्पाइट इमेंस प्रेशर, जनता को तो वैक्सीन चाहिए, खराब हो अच्छा हो जल्दी जल्दी लगाओ। जनता एकदम लाइन लगा के खड़ी है हर हॉस्पिटल के सामने में। टू मैनेज द इशू ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ही रेज्ड हिज वॉइस बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन उसके बाद भी वो इस इशू को जो है कि भाई जो कंपनी कमा रही है, वो बंदा क्या करता है, अपनी आवाज़ ऊंची करता है, बोलता, लिख के देगा। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो क्या करता है कि अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो जिला प्रशासन के जो सिद्धांत होते हैं, उस सिद्धांत के आधार पर वो वॉइस को रेज करता है। और वो पढ़ा है इस चीज़ को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको ट्रेनिंग मिली है डीएम साहब को कि ऐसी बातों में आपको चुप नहीं रहना है। और जो कि बढ़िया ट्रेनिंग प्रोग्राम में सुना है, वो देखिए कितना सारा कंफ्यूजन कर रहा है, सीधा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। अटेंडेड अक्रॉस हिज कैरियर, जो उसने बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जैसे कि डीएम साहब जब जिला में रहते हैं तो 9 साल की सर्विस के बाद उनको मिड टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाना होता है, वहाँ ये सब पढ़ाया जाता है। एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन जो मेरा टॉपिक रहा है ना, तो जो मैं जिसका मैं टीचर रहा हूँ, तो एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक का कोर्स होता है मसूरी में, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में, वहाँ पढ़ाया जाता है। तो वो कोर्स में गए थे डीएम साहब, सुने थे, तो उसके आधार पर उन्होंने बताया कि भाई ऐसी ऐसी कंडीशन है, क्वालिटी कंप्रोमाइज है। उन्होंने इस इश्यू को अप्रोप्रिएट विजिलेंस अथॉरिटी को दिया। किसको दिया? विजिलेंस वालों को भेज दिया। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में कोई अधिकारी होंगे, जैसे मैं डायरेक्टर था वहाँ पर, तो ऐसे अधिकारी के पास भेज दिया डीएम साहब ने। और वो जो है वो हॉल्टेड द कॉन्ट्रैक्ट टू इंश्योर सिटीजन वेलफेयर। अब विजिलेंस वाले क्या किए, देखा उन्होंने, जांच किया, बोला कि नहीं भाई ये वैक्सीन सप्लाई नहीं होगा। अब ये जो काम किया है डीएम साहब ने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज मोस्ट स्ट्रांगली डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय मिस्टर एक्स एक्शन। कि मिस्टर एक्स जो डीएम है, डीएम का नाम क्या है? मिस्टर एक्स। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब आप तो बहुत पढ़ लिए कहानी, समझ भी लिए, जान भी गए,
कि भाई आप डीएम हैं, आप ट्रेनिंग में गए, आप इस तरह की बात को उठाने की बात भी समझ लिए, कोरोना का समय है, लोगों का प्रेशर है, प्रेशर में लोग वैक्सीन मांग रहे हैं लेकिन क्वालिटी खराब है, आप हिम्मत करके ऊपर में लिख के दे दिए, भेजो, वो भी किसी ने सीबीसी को भेज दिया, ये नहीं कमिश्नरों को नहीं भेजा, सीधे विजिलेंस को भेज दिया। आपने भेज दिया, विजिलेंस वाले क्या बोलते हैं कि अपने ऑफिसर से भी मत पूछो, सीधे मुझे भेजो, हम लोग देख लेंगे, है ना, यही हम लोग करते भी थे। तुम इधर उधर जाओगे टाइम वेस्ट होगा, डायरेक्ट मेल मारो, हम लोग देख लेंगे, हम लोग काम कर देंगे, हम लोग पूछ लेंगे सबसे। तो सीधा आपने भेज दिया था, सही काम किया कि गलत काम किया? पहले बात ये था, सही काम किया कि गलत काम किया? सही काम किया, हाँ ठीक है। तो किस सिद्धांत के आधार पे काम किया? सिद्धांत कौन सा था? जिस सिद्धांत ट्रेनिंग में किस टॉपिक के अंतर्गत ये चीज, ये घटना बताए पढ़ाया गया होगा? एक तो स्पिरिट डिकोर, स्पिरिट डिकोर, स्पिरिट डिकोर होता है कि जो सर्विस में आप हो, उस सर्विस का जो बेसिक स्पिरिट है, उस स्पिरिट में काम करना, कुछ बेसिक भावना में। क्या है ये भी सही लग रहा है, लेकिन हमें करना क्या है? जो सबसे सही हो उस पर टिक लगाना होता है। क्या? विच वन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, उस पर टिक लगाना होता है। तो यहां पर क्या क्या है? स्पिरिट डी कोर, लगता है तो सही है भाई, सर्विस की भावना है। दूसरा इक्विटी, मतलब कि सबों के समान भावना से हम देखते हैं, ये भी लगता है सही है। अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, ये भी लगता है कि सही है। और डेलीगेशन, कि अपने काम को अपने सबॉर्डिनेट के ऊपर में डालने के को लगता है कि ये होता है। तो ये डेलीगेशन तो नहीं है। क्या? सीधा हेड ऑन लिया बेचारे ने, नहीं। चलिए, इक्विटी भी थोड़ा सा दूर दूर लगता है। तब हमारा आंसर होगा स्पिरिट डिकोर और अकाउंटेबिलिटी। तो क्या आंसर होगा? क्या तुम्हारा नाम राजनंदिनी है ना? हाँ बोलो राजनंदिनी, क्या आंसर होगा? अकाउंटेबिलिटी लग रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम ऑफिसर बनेगी है। बैठो बैठो बैठो, एकदम यही है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। आपको जो सैलरी मिलती है जो डीएम, वो किसके लिए मिलती है? यू आर अकाउंटेबल टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर अकाउंटेबल टू दी पब्लिक। नहीं, आपका पब्लिक सर्विस ज्वाइन करते हो, व्हाट आर यू? यू आर ए पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के अंतर्गत इसने काम किया है। करेक्ट, सही बात लगा ना? क्लियर है? आंसर तो निकल गया। ये क्वेश्चन कहां से है, किस टॉपिक से है? आईएएस के सिलेबस का आपने मैंने दिया था, आपको सिलेबस का कॉपी दिया है ना आपने जब रजिस्ट्रेशन कराया, और उसके बाद आपको मैंने कॉपी दिया होगा रजिस्ट्रेशन कराने के साथ साथ। तो इसमें कौन सा टॉपिक के अंतर्गत आएगा, किस सब्जेक्ट के अंदर आएगा, किस पेपर के अंदर आएगा? एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। किसके अंदर आएगा? एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। वहाँ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये हम आपको अलग से एथिक्स का जब सिलेबस, तो हम पॉलिटी चल रहे हैं अभी 1 महीना, तो हम आपका पॉलिटी का करीब 70 क्लासेज हम आपको पढ़ाएंगे, जो स्टार्ट होगा। अभी तो मैं बस ट्रायल में चल रहा हूँ कि कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, कभी इधर प्रॉब्लम आता है, कभी साउंड प्रॉब्लम आता है, लेकिन हमें लगता है कि 1 तारीख से हम लोगों का ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसके बाद एकदम कैलेंडर के हिसाब से 1 महीना में जो सबसे बड़ा पोर्शन है, इस पोर्शन का नाम है पॉलिटी, दैट इज द हॉलमार्क, ग्राउंड वर्क ऑफ द सिविल सर्वेंट। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पॉलिटी का पहला चैप्टर में हम लोग क्या कर किए हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पढ़े हैं। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का मतलब है पूरा हिस्ट्री का निचोड़ हम लोग उठा के लेके आए थे। इस बार 2 क्वेश्चन आ गए हैं वहां से, पता है ना? तो नहीं हो, तो ये जो है आपका एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड चैप्टर से क्वेश्चन आया है, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। अकाउंटेबिलिटी, व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? चलिए, जब एथिक्स पढ़ेंगे तो अकाउंटेबिलिटी पढ़ना ही है, वो आज ही पढ़ लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन वही आया है। विथ एग्जाम्पल आ गया कि अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स आंसरेबल टू वंस एक्शन। हम आंसरेबल है अपने एक्शन से, एंड डिसीजंस स्पेशली रिगार्डिंग पब्लिक वेलफेयर एंड एथिकल कंडक्ट। क्योंकि वी आर द पब्लिक सर्वेंट, तो हम किसके लिए बात करेंगे? पब्लिक के लिए, पब्लिक का वेलफेयर, यही हमारा एथिक्स है। राइट एक्शन क्या है? वी आर कमिटेड फॉर द पब्लिक वेलफेयर। मिस्टर एक्स ने क्या किया?
मिस्टर एक्स रिपोर्टेड क्वालिटी कंप्रोमाइज टू विजिलेंस अथॉरिटी, सीधा सीवीसी में भेज दिया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में, है ना। एंड हॉल्टेड द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को रुकवा दिया। डेमोन्स्ट्रेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर सिटीजन वेलफेयर डिस्पाइट प्रेशर फ्रॉम द वेस्टेड इंटरेस्ट, हालांकि लोग काफ़ी ज़्यादा वेस्टेड इंटरेस्ट वाले, हो सकता है आपके सीनियर, आपको सीनियर के सीनियर कमीशन लेके उस कंपनी को दे रहे हो ठेका, चलाओ भाई तुम ही अपना वैक्सीन चलाओ, समझ गया ना, हो सकता है। लेकिन आपने क्या किया, सीधा सीवीसी को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। सीवीसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है भाई, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। हालांकि अधिकारी इसको डांटेगा कि तुमको क्या पड़ा था यार, तुम लगता है मेरे से ऊपर उड़ रहे हो, तुम्हारे पैर निकल गए हैं। लेकिन व्हाट इट डिड, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी उसकी है, उसकी आत्मा ने गवाही दिया, एथिकल कंडक्ट ही रिपोर्टेड टू डायरेक्टली सीवीसी। सीवीसी को रिपोर्ट करने से जो कलीग ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स बहुत नाराज हो जाते हैं, होता है ऐसा, डिलेमा है। लेकिन एक अच्छा ऑफिसर जो है हमेशा सीवीसी को करे, बिकॉज इसको विश्वास है कि सीवीसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, वहाँ ईमानदार अधिकारी होते हैं, चुने हुए अधिकारी होते हैं, जिनको सरकार सब तरह की ईमानदारी का सर्टिफिकेट देकर चुन कर रखती है, वो अधिकारी होते हैं। वो तुरंत इसको समझेंगे और तुरंत उस पर काम करेंगे। मेरी बात समझ में आया? तो आपको क्या क्या समझ में, यूपीएससी के सिलेबस का 2 पार्ट अभी हम आपको इतना ही में पढ़ा दिए। एक तो आपको सीवीसी क्या काम करता है वो थोड़ा आइडिया समझ में आ गया। जब आप चैप्टर में जाइएगा तो सीवीसी, देखिए दिस इज नॉट, मैं आपको बच्चों की तरह नहीं पढ़ाऊंगा 6ठा क्लास का चैप्टर में ऐसे कीजिए, आपको मैं ब्रीफ में बताते जा रहा हूँ। किताब आपको मैं दे दूंगा, उस किताब के बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको खुद पढ़ना होगा वहां पर, उस किताब को पढ़ना है। वो किताब का लेवल कितना है, किताब का किस लेवल का किताब है वो, 8वां क्लास का। तो अब जब ग्रेजुएशन कर रहे हो या इंटर पास कर गए हो तो 8वां क्लास की किताब तो पढ़ के समझ ही सकते हो। और क्वेश्चन हम पूछेंगे तो अपने आप समझ में आओगे कि हम समझे कि नहीं समझे, करेक्ट। यहां बात का स्पिरिट कोड रेफर्स टू टीम स्पिरिट, ठीक है, टीम स्पिरिट ये तो नहीं है ना, यहाँ पर टीम स्पिरिट तो नहीं है, वो तो अपने सीनियर कलीग की बात छोड़ के सीधे सीवीसी पे चला गया। इक्विटी टू फेयरनेस ये कुछ हद तक सही है। डेलीगेशन टू असाइनिंग अथॉरिटी ये नहीं, नन ऑफ दिस फिट्स एज वेल एज अकाउंटेबिलिटी। सबसे ज्यादा सही आंसर क्या लग रहा है, अकाउंटेबिलिटी। तो स्पिरिट कोड इनकरेक्ट है, एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको यूपीएससी निकालना है, बहुत आसान है, नौकरी रखी हुई है, ऐसे पकड़ के ले लेना होता है। क्योंकि दुनिया में इतने मिसनोमर फैले हुए हैं, इतने बेवकूफ़ियाँ फैली हुई हैं, यूट्यूब ने तो गले गले जगह जगह पर गंदगी फैला के रखा है, कितने तरीके से परेशान कर दिया लोगों को कि बेचारा बच्चा सोचता यही करने से निकल जाएगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ क्या करना है आपको, आपको ज़्यादा नहीं 8 किताब पढ़ना है। इस 8 किताब को तराजू लेके बैठ जाइएगा। एक बार 9th क्लास और 10th क्लास की किताब को एक जगह रख लीजिएगा और हमारे 8 किताब को एक जगह रख लीजिएगा, दोनों का वजन उठाइएगा। तो कौन किताब हल्का होगा, यूपीएससी का 8 किताबों का वजन कम होगा, पहला चीज़। तो आपको कम वजन पढ़ना है। फॉन्ट साइज भी नहीं बोलिएगा बहुत छोटा छोटा होगा, उतना ही फॉन्ट साइज होगा, मतलब उतना पेजेस की संख्या भी और फॉन्ट की संख्या भी वही होगी। तो पहले तो कम पढ़ना है, 8 ही किताब ही पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है भाई, 8 किताब का स्टैंडर्ड बोलिएगा बड़ी खराब इंग्लिश होगा, समझ में नहीं आएगा, बहुत मुश्किल हिंदी होगा। नहीं, हिंदी का लेवल भी, इंग्लिश का लेवल भी उसका 8वें क्लास के लेवल से थोड़ा कमजोर ही रहेगा, उसी लेवल का रहेगा, 9th का भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो दूसरी चीज़ तो ये होगी। और तीसरा चीज़ क्या होगा कि आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ने का हम तरीका समझा देंगे कि आप कैसे पढ़ोगे न्यूज़पेपर। करंट अफेयर और मैगजीन हम आपको एक बता देंगे, दे देंगे, भाई लो पढ़ो तुम इसको। आपको कोई क्वेश्चन कहीं से आएगा ही नहीं, इसी को समझ के ही आएगा। उसके बाद आपका टेस्ट कैसे हुआ कि आपने समझा कि नहीं समझा, क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है। जितना टेस्ट पेपर लगाओगे उतना वो किताबें क्लियर होती जाएगी, समझ गए। किताब के अंदर से घुसना पड़ता, समझना पड़ता, समझ गए ना। हर वर्ड का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। जैसे कि आपको कौन कौन सा वर्ड का मीनिंग क्लियर नहीं होता, अगर बढ़ा जाते, स्पिरिट कोड, इक्विटी है कि नहीं, डेलीगेशन और अकाउंटेबिलिटी, चारों वर्ड आपको समझ में आएगा बेजा में, तब ना निकालते कि अकाउंटेबिलिटी होगी। बात समझे कि नहीं, क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना है, ऑल आर्टिकल्स पढ़ना है, सब आर्टिकल को समझ लेना है। अभी तक हम लोग 32 आर्टिकल तक पहुंच चुके हैं, नहीं 32 आर्टिकल तक हम लोग पहुंचे नहीं पहुंचे, जो क्लास है रिकॉर्ड हो रहा है, किताब वही रहेगा, आपको जो है पीछे का उसको पढ़ लेना है। समझ गए ना? ज्यादा स्ट्रेस किस पे करना है, हम आपको जो टेस्ट पेपर लेंगे बाद में जब आपका किताब खत्म होगा, तो टेस्ट पेपर पर दिमाग लगाना है। तो किताब तो बहुत आसानी से समझिएगा, तो वीडियो भी रहेगा मेरा वहां पर। टेस्ट पेपर का एक्सप्लेनेशन में आपको ज्यादा दिमाग लगाना होगा। जितना टेस्ट पेपर दोगे उतना एग्जाम निकलने का चांस बढ़ता जाएगा। तो देखा कि इसको भाई कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए और समझिए कि क्या इसमें पहला लाइन है कि देयर इज नो आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट स्पेसिफाइज दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल बी ऑफिशियली कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई आर्टिकल है ही नहीं जो बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल है, लास्ट में ही लिखा हुआ आर्टिकल है, लेकिन लास्ट में वो आर्टिकल है 390 के आसपास में आर्टिकल है जिसमें लिखता है कि दिस पेपर विल बी नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये तो स्टेटमेंट वैसे ही गलत है। ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है, तो पहले ही काट दिए इसको, क्योंकि एक स्टेटमेंट तो यहाँ पर देयर इज नो आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट स्पेसिफाइज दैट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 स्टैंड्स रिपील्ड। ये भी आर्टिकल है कि भाई 47 और 35 खत्म हो गए। चालू कब से होगा? 26 जनवरी 1950 से होगा। There is no article in the Constitution of India that mentions 26 जनवरी 1950 as the date of commencement of the Constitution of India। मतलब तीनों जो है स्टेटमेंट्स जो है इनकरेक्ट है ना? यही होगा आंसर। देयर इज नो करेक्ट स्टेटमेंट। तीनों स्टेटमेंट गलत है कि नहीं? बात समझे कि नहीं? क्या करना होगा भाई? लोग क्या करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, ये पढ़ लो यहीं से आ जाएगा। आप हम नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे आपको? किताब पढ़ लो, किताब से आएगा। 8 किताबें तो आपको अंदर में ब्लड में ले जाके घुसा के दे देना है। खाना खाना है, चबाना है, एब्जॉर्प्शन करना है, एसिमिलेशन करना है और ब्लड के अंदर में पहुंचा देना है। तो 8 किताब तो आपका एकदम अंदर तक चला जाना चाहिए। उसके बाद 8 किताब को समझने के लिए क्या लाइएगा? न्यूज़पेपर, तो आप रेगुलर पढ़ रहे हो। उसके बाद करंट अफेयर, एक मैगजीन जो हम देंगे आपको, ठीक है ना? एक मैगजीन, एक न्यूज़पेपर, एक मैगजीन, एक न्यूज़पेपर, 8 किताबें। और आपका सही गाइड कौन होगा? मैं तो एग्जाम हॉल में बैठने जाऊंगा नहीं, आपके पास जाऊंगा क्या? आपके बगल में तो बैठूंगा नहीं। तो सही गाइड कौन होगा? टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर आपको किताब पढ़ना सिखा देगा। पढ़े तो हो, लेकिन हमने ध्यान दिया नहीं था। पढ़े तो थे, लेकिन एक चीज हमने, जैसे कोई क्वेश्चन गलत हो, क्वेश्चन का एनालिसिस कैसे करना होता है? CDRX। सी मतलब होता है कि कॉन्फिडेंट है कि हम इस क्वेश्चन को जानते हैं, समझ गए और हम आंसर भी जानते हैं। डी मतलब भाई हमको डाउट हो रहा है, ये कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ है। आर मतलब कि एकदम में बौखलाई में, क्या आंसर होगा समझ में नहीं आ रहा है। एक से मतलब क्वेश्चन है नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं? जब आंसर नहीं समझ में नहीं आ रहा तो CDR है। एक से मतलब क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आ रहा है। तो ये आपका सी अगर करके आप टिक लगाते हो तो आप समझो कि 90% क्वेश्चन सही हो जाएगा। समझ गए ना बात को? तो यहां पर दिखेगा कि आर्टिकल 393 कॉन्स्टिट्यूशन में भी कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, लिखा है एक आर्टिकल ये 393। 395 बोलता है कि 47 35 हट गया। 394 बोलता है, ये हम 390 के बाद ही का आर्टिकल सब है कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 जनवरी 1950 से चालू हो गया। सही है। आदमी क्या होता है कि इस आर्टिकल तक पहुंचता ही नहीं है। दिक्कत क्या हो गई है कि इस आर्टिकल तक पहुंचता ही नहीं है। चलिए, अब मेरी बात समझ में आ गई। हम क्यों बार बार इसको आपको पढ़ा रहे हैं? हम क्यों क्वेश्चन को पढ़ा रहे हैं? वेरी सिंपल, हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप किताब पढ़ना सीखो। क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं। ज्यादातर लोग जो किताब नहीं पढ़े होंगे ढंग से,
और जो क्वेश्चन पेपर न लगाए होंगे, जिनका कॉम्प्रिहेंशन नहीं होगा, जिनको न्यूज़पेपर पढ़ के कॉम्प्रिहेंड करने का तरीका नहीं समझ में आ रहा होगा, वो रटे हुए कोचिंग इंस्टीट्यूट में 2 लाख रुपया खर्च करने वाले लोग, उनका नहीं होने वाला है। क्लियर है ना? कहाँ जाना पड़ेगा आपको? आप पूछ रहे थे कि सर कहीं और बैठ के पढ़ेंगे तो फायदा होगा। नहीं, ये पूर्ण आध्यात्मिक काम है बेटा। आईएएस का तैयारी अगर हमने निकाला, हम गांव से पढ़े हैं और हमने निकाला, तो पूरा का पूरा आध्यात्मिक काम किया। आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल। सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठा, 12 बार सूर्य नमस्कार किया, उसके बाद प्राणायाम किया, फिर जो है सो योगा किया, आसन किया, आसन करने का शवासन किया, फिर नहा लिए, फिर बैठे, कंटेम्पलेट किए कि दिन भर क्या पढ़ेंगे, सोचे, दिन भर का रूटीन बनाए, फिर शुरू कर दिए पढ़ना। 2-2 घंटा का ही शिफ्ट में पढ़े, लेकिन पढ़े कम से कम 6 शिफ्ट लगाए कि 12 घंटा पढ़ेंगे आज, 12 घंटा पढ़े। हर समय पढ़े कम, आंख बंद ज़्यादा किए। पढ़ाई कम किए, आंख बंद ज़्यादा किए, क्योंकि एक चैप्टर पढ़े, आंख बंद करके सोचे कि क्या क्या पढ़े हैं, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्यों क्वेश्चन बन सकता है, किस क्वेश्चन में हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चैप्टर वाइज फिर से पढ़े उस चैप्टर को, अच्छा इस पेज में तो समझ में आ गया हमको, फिर दूसरा पेज, ऐसे करते करते धीरे धीरे 12 घंटा पढ़ के समझे तो क्या हो गया, 2 चैप्टर पढ़ लिए। ज़्यादा है नहीं, आपको 750 आवर के क्लास में आपको पूरा 8 किताबें अच्छे तरीके से पढ़ा देंगे। कितना क्लास में? 750। कितना टाइम लगेगा 750 आवर्स पढ़ने में? ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीना हो जाता है। तो 8 महीना इस प्रोसेस से पढ़ते गए। 8 महीना बाद क्या किए कि भाई अब तो ठीक है, किताबें हो गई, न्यूज़पेपर उसके बाद पढ़ना हम शुरू किए थे। लेकिन हम अभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पहले से ही पढ़े न्यूज़पेपर, तो हम न्यूज़पेपर उसके बाद पढ़ना शुरू कर। न्यूज़पेपर के मास्टरी करने में 8-9 महीना हमको और लग गया था, तो न्यूज़पेपर मास्टरी हो गया। तब जाके न्यूज़पेपर से सब जोड़ते गए, टेस्ट पेपर देते गए, तो पता लगा करंट अफेयर भी पढ़ना, तब हम करंट अफेयर पढ़े। और 2 साल लगातार दिल्ली में अपने रूम में बैठ के, बाहर निकले नहीं, रूम में बैठ के तैयारी करते रहे। शाम को 4 स्टूडेंट आ जाते थे, एक जगह बैठते थे, जो हम वो भी वही पढ़े रहता था, एक दूसरे को क्वेश्चन पूछते थे, चलो उस पेज से तुमने क्या पढ़ा। दोनों का सोर्स एक ही रहता था हम लोगों का। 3-4 लोग बैठ के अपने क्वेश्चन पूछते थे, क्वेश्चन पूछ के समझ लिए कि हाँ भाई सही है। अरे ऐसे करके अगर आप पढ़ लीजिएगा 1 साल तक, तो फिर आपका एग्जाम निकलने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगा, निकल ही जाएगा। क्योंकि ऐसे करते नहीं है लोग जो है सो पैसे के दम पे चाहते हैं निकालना, कोचिंग इंस्टीट्यूट के दौर पे निकालना चाहते हैं। दुनिया भर का इतना तो मटेरियल दे देता है विजन वाले, बहुत सारे कोचिंग वाले बहुत सारे देता है, इतना तो पढ़ ही नहीं पाओगे, इतना मुश्किल है, नहीं कर पाओगे। इस जन्म में तो नहीं, अगला जन्म लेना पड़ेगा उतना किताब खत्म करने में। तो बेटर है कि आप स्टैंडर्ड ढंग से शुरू कीजिए। अब देखिए ये बिल्कुल एक क्वेश्चन जो है आपका सीधा सीधा एग्जाम को इससे पूछ दिया है, ये कुछ न्यूज़पेपर और कुछ आपके किताब। Which of the following statement with regard to person with disabilities in India are correct? Each are correct। मतलब डिसेबिलिटी के ऊपर में अभी बहुत सारे बातें हो रही, दिव्यांग नहीं होता, फिजिकली चैलेंज्ड लोगों पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। ये क्वेश्चन पूछने की बात कर रहा है कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, एन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन 2018 mandates reservation in education and employment, places the legal duty on government to ensure accessibility and non-discrimination। कि ये राइट जो है 2018 में आया, एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट के लिए लीगल राइट्स बना दिया गया। ठीक है। दूसरा दिया सुगम्य भारत अभियान, न्यूज़पेपर में आया था सुगम्य भारत अभियान। फोकसेज ऑन यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज अक्रॉस 3 के डोमेन्स, बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। हर स्कूल में बोल दिया कि आपको जो है ट्रेंच बनाना पड़ेगा, आप भाई बच्चा व्हील चेयर से क्लासरूम तक जा सके। क्लासरूम में भी जगह रखना पड़ेगा, अगर व्हील चेयर वाला बच्चा है तो बेंच के बगल में, उसके लिए स्पेशल बेंच बनाने पड़ेंगे। अगर कोई बच्चा उस क्लास में फिजिकली लोकोमोटर मतलब कि पैर से अपंग है तो, है ना। तो ये बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर मान लिया कोई बच्चा अंधा है तो आपको अंधे स्कूल में भेजना होगा, ब्रेल लिपि का किताबें चाहिए।
तीसरा स्टेटमेंट दे रहा है नेशनल दिव्यांगजन नेशनल दिव्यांगजन जो बोलते हैं दिव्यांग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NDFDC इज अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन सेट अप बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एज ए नॉन प्रॉफिट कंपनी टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ये बिल्कुल न्यूज़पेपर से आया है, बात समझे ना। ये ऐसे क्वेश्चन हम लोग को बनाने पड़ते हैं। ये क्वेश्चन जब तक हम नहीं बना के देंगे आपको, आपके लिए कंफ्यूजन होता रहेगा। क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं, क्वेश्चन का फ्लो आपको समझ में आ गया। अगर आप खेती करना सीख जाओगे तो भूखे नहीं रहोगे, बात समझे ना। मेरा काम खाली बीज देना है और आपको पानी और मिट्टी कोड़ने का तरीका आपको जानना है, तो आप भूखे नहीं रहोगे, आप अपना खाना उपजा लोगे। क्वेश्चन कैसे बनाए, क्वेश्चन का बेसिक चीज बताओ। साइकोमेट्री इसी को कहते हैं। व्हाट इज साइकोमेट्री? कि यूपीएससी या कोई एग्जामिनेशन कैसे क्वेश्चन बनाता है। आपने मेरे बायोडाटा में पढ़ा होगा, साइकोमेट्री में मैंने किया। व्हाट इज साइकोमेट्री? यहाँ क्या साइकोमेट्री है? यहाँ साइकोमेट्री ये है कि आपको डिफरेंट स्टेटमेंट्स दे देते हैं। जब तक आप पूरा पढ़े नहीं रहोगे स्टेटमेंट्स कौन करेक्ट है कौन नॉट करेक्ट है। आप 8th क्लास में 9th क्लास में क्या होता है, ट्रू फॉल्स करवाया जाता है ना। यहाँ एक ट्रू फॉल्स नहीं है, यहाँ 3 ट्रू फॉल्स एक साथ डाल दिया, इसका टेस्ट ले लिया। मतलब कि जब तक इस डोमेन को पूरा तुम नहीं पढ़े होगे तब तक एक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। यहां पर क्या दे रहा है, 2 ओनली। ये जो दूसरा जो है, जो स्कूल में जो हम बात कर रहे थे उसकी बात कर रहे हैं। 2018 वाला जो है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप यहां पर नहीं समझ पाओगे। या नीचे वाला जो है NDFDC किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, वो अगर नहीं पढ़े होगे तो नहीं कर पाओगे। दूसरा वाला तो सही ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन के लिए आपको न्यूज़पेपर राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज वाज पास्ड इन 2016। कब पास हुआ था? 2016 में, 2018 में नहीं हुआ था। मतलब कि ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन हमें आपको देना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात? और आपको इस तरह का नोट्स बना के हम देंगे, आपको किताब में लिख के देंगे, उसका एक्सप्लेनेशन बना के देंगे, तभी इस तरह क्वेश्चन आपको याद रह पाएगा। बात समझे ना कि 2016 में पास हुआ था, 2018 नहीं। और इट रिसीव्ड प्रेसिडेंशियल असेंट। प्रेसिडेंट ने इसको माना दिसंबर 27, 2016 को, और ये आया है अप्रैल 19, 2017 को। समझ गए? जब पार्लियामेंट में पास होता है उसके बाद जाता है प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट के पास से आने के बाद उसको गजट में जब जिस दिन डालते हैं उस दिन को इफेक्ट होता है। तो ये इफेक्ट तो तब से हुआ। ये देखिए, संयुक्त भारत अभियान वाज लॉन्च इन 2015। खैर वो तो पूछ ही नहीं रहा है। एंड फोकसेस ऑन 3 पिलर्स, बिल्ट इन्वायरमेंट एक्सेसिबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और ICT। ये तो सब स्कूल को आया है करिकुलम। DM बनिएगा तो आपको हर स्कूल में जाके ट्रेन से देखना पड़ेगा कि आपकी बच्चों का जो साइकिल है वो क्लासरूम तक जा सकता है कि नहीं। तो स्कूल वाले क्या करते हैं, वो ऊपर का मंजिल को छोड़ देते हैं, बोलते हैं जितने भी दिव्यांग लोग हैं उनका हम नीचे ही क्लास कर देते हैं, है ना। इस तरीके से करके उन बना लेते हैं। कुछ स्कूल ट्रेन से बनाया भी है। और ये जो है नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन तो है, किसके अंदर में है भाई? मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। आपको मिनिस्ट्री के बारे में आइडिया होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नींद नहीं आना अगर है तो आप जो है सो आंख में पानी डाल के आ सकते हैं, ठीक है। नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड स्किल डेवलपमेंट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी। ये जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, स्किल डेवलपमेंट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, ठीक है। तो ये आपका जो है राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी वाज पास्ड इन 2018, इनकरेक्ट 2017 में पास, तो 2016 में हुआ, इनैक्टमेंट 2017 में हुआ। ये जो है सुगम्य भारत अभियान, ये जो है ये आपका फिजिकली जो डिसेबल्ड पर्सन है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, ICT ये करेक्ट है। ये सोशल जस्टिस। तो आपको समझ में आ रहा है कि हम क्यों बोल रहे थे, स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है ना। इस बार के जो बच्चे लोग बड़ी रो के आए हैं,
खासकर वो बच्चे जो 3 साल तक दिल्ली में रह के कोचिंग करके तैयारी की है, वो सब रोके आए हैं। बात समझे कि नहीं? इस बार के एग्जाम में इस बार स्ट्रक्चर वही है कि आप 7-8 किताबें हैं जिसको पढ़ना है और उसके बाद न्यूज़पेपर से समझना है, और आपको आर्टिकल्स जो है जो आपको हम देंगे करंट अफेयर्स का, वो आपको पढ़ना है, और उसके बाद टेस्ट पेपर से होने चाहिए, रेगुलर टेस्ट पेपर। 1 साल तैयारी में लगता है, फिर टेस्ट पेपर से फिर किताब रिवीजन हो जाता है, और टेस्ट पेपर लगाते जाइए, आपका एग्जाम निकलते जाएगा। सही बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, हम अलग अलग क्वेश्चन दिख ही रहा, 9 क्वेश्चन पूछे गए पॉलिटी से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोविजंस पर्टेनिंग द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स इन इंडिया। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, आना के उम्मीद बहुत ज्यादा था। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन आना था कि प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन स्टेट्स ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम आज गिवन इन द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो 12 हम लोग शेड्यूल हम लोग पढ़े हैं, अभी पढ़े हैं ना, एक चैप्टर में हम पढ़ा रहे थे, वो याद करना होगा। नहीं, कि किस शेड्यूल्स में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात किया गया, वो आपको याद करना था। सम ट्राइब्स ऑफ इंडिया आर इंटाइटल्ड टू एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स ऑन सर्टेन इनकम्स। कुछ ट्राइब को एग्जम्पशन मिला हुआ है। The Constitution of India provides the reservation of seats in panchayat for women belonging to the scheduled caste and scheduled tribes. कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है या गलत है, यही एक क्वेश्चन हुआ। तो ज्यादातर क्या पूछ रहा है यूपीएससी, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स के लिए क्या करना होगा, हर लाइन पढ़ के फुल स्टॉप के बाद आंख बंद करके सोचना होगा कि यही भी क्वेश्चन आ सकता है। बात समझे कि नहीं? After every line you have to close your eyes and to understand कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है। मीन्स उस किताब की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। बात समझे कि नहीं? अगर ये लाइन में जो बोला हूं अभी ये समझ में नहीं आया तो यूपीएससी छोड़ दो बेटा, बहुत सारे नौकरी है, कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट करवा देंगे, बहुत पैसा कमा लोगे, है ना। उसके पैसे की दिक्कत दुनिया में नहीं है। यूपीएससी करना है तो कुछ बेसिक चीजें क्लियर रखनी है, हर लाइन समझना है, आंख बंद करके सोचना है कि ट्रू और फॉल्स में आ सकता है, और जो पढ़ना है हर लाइन को समझना है। मेरी बात समझ गए? अगर आपने नहीं समझा है, आपको पता है शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के क्वेश्चन आना है, लेकिन हर लाइन आपको याद करना होगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। There are 2 correct statements that include statement 2. There are 2 correct statements that are statement 1 and 3. कितना इंटरेस्टिंग बोला। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन को सही नहीं कर पाओगे, डी में चले जाओगे। ये जो है देयर 2 करेक्ट स्टेटमेंट दैट इंक्लूड स्टेटमेंट 2। क्या क्या है भाई? तो ये जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम इज कवर्ड अंडर द 6th शेड्यूल, नॉट 5th शेड्यूल। वहां क्या लिखा था? 5th। अगर आपने जो पिछला बार जो हमने 12 शेड्यूल दिया है वो अगर आपने पढ़ा होता, समझे अमृतांशु ने, अगर पढ़े होते तो ये क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट तुम तुरंत बोलते कि साहब ये 5th नहीं है 6th है। समझ गए मेरी बात? मतलब कि आपने उस लाइन को नहीं पढ़ा है। The 5th schedule deals with the administration of scheduled areas and scheduled tribes in states other than the 4 northeastern states. 5th शेड्यूल ये 4 स्टेट को छोड़कर दूसरे की बात करता है। ये 6th शेड्यूल है। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, मेंबर्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स रिजाइडिंग इन स्पेसिफाइड एरियाज आर इंटाइटल्ड टू एग्जम्पशन ऑफ इनकम टैक्स सर्टेन इनकम्स अंडर सेक्शन 10(26). तेंदुपत्ता मध्य प्रदेश में, तेंदुपत्ता से अगर आमदनी करके करोड़पति भी हो जाएगा ट्राइबल तो टैक्स नहीं लगेगा। बात समझे कि नहीं? तो ये है। और आर्टिकल 243D ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटी इन पंचायत फॉर फर्दर प्रोवाइड्स नॉट लेस देन 1/3 टोटल सीट्स। जानते ही एससी एसटी के लिए, वुमेन के लिए रिजर्वेशन पंचायत में है। तो ये आपको पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये आपका चैप्टर है हमारे किताब का, एससी एसटी का प्रोविजन। और आपका हमने इससे पहले भी आपको पढ़ाया था शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसमें क्या है, जोड़ लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
करेक्ट। अब आपका ये क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन आस्क्ड बाय मेंबर्स इन द पार्लियामेंट इन इंडिया ऑन स्टार्ट क्वेश्चन, मतलब कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। क्या क्वेश्चन है? पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। वहाँ क्या होता है? स्टार्ट क्वेश्चन होता है, अन स्टार्ट क्वेश्चन होता है ना। तो ये जो बोला अन स्टार्ट क्वेश्चन आर दोज व्हिच मेंबर डिजायर्स एन ओरल आंसर टू द हाउस। Start questions are those which members desire a written answer. No supplementary question can be asked in start questions. यहाँ पर खाली जो है एक कोई आंसर जो है वो कंप्लीट होता है कि कौन सा यहाँ पर दिया होगा लास्ट में। क्वेश्चन आवर के बारे में क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट क्वेश्चंस आर सिंपली कैटेगराइज्ड स्टार्ट एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन टूल्स हैं जिससे कि हम पूछते हैं। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अनस्टार्ट क्वेश्चंस आर दोज इन विच मेंबर्स डिजायर्स एन ओरल आंसर्स। अनस्टार्ट क्वेश्चंस इन वन जिसमें रिटन आंसर दिया जाता है। मिनिस्टर साहब को खड़ा होकर बोलने की जरूरत नहीं है, बस रिटन आंसर पहुंच गया। तो इन रिटन आंसर कौन तैयार करता है? मिनिस्टर साहब के नीचे में कौन रहेंगे? सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, आईएएस ऑफिसर। वो इसका आंसर रिटर्न में लिख के दे दिए और अपना चला गया स्पीकर के पास। स्टार्ट क्वेश्चन आर दोज जिसमें मेंबर को डिजायर्स रिटर्न आंसर। इनकरेक्ट। स्टार्ट क्वेश्चन रिक्वायर्स एन ओरल आंसर। स्टार्ट क्वेश्चन में क्या होता है? मिनिस्टर साहब को खड़ा होना पड़ता है और खड़ा होकर आंसर देना पड़ता है। थोड़ा डिफिकल्ट काम है क्योंकि वहाँ रिटर्न तो रहता ही है, खड़ा होके पूछना भी रहता है और इसमें स्टार लगा रहता है क्यों आपके। और नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ऑन एन अनस्टार्ट क्वेश्चंस। रिटर्न में सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस का जवाब नहीं, लेकिन स्टार्ट क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकता है कोई, है ना। तो ये जो है आपको स्टार्ट अनस्टार्ट क्वेश्चंस की बात हो गई। क्वेश्चन 59, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कमिटी ऑन द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। डिफरेंट कमिटी बना है ना, पार्लियामेंट में भी बनता है, विधानसभा में बनता है। अभी हम कोई एक आदमी ने एक रील भेजा, अनंत सिंह हमारे यहाँ के एमएलए साहब है, उनको पर्यावरण कमेटी का मेंबर बना दिया गया। तो उनसे प्रेस वाले पूछते हैं कि पर्यावरण कमेटी के मेंबर हैं तो इसके बारे में आपको क्या पता है, कुछ जानते हैं? तो ना हमको कुछ नहीं पता है, साफ साफ वो बोलते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता है और इनोसेंटली जवाब देते हैं। तो पार्लियामेंट में कमेटी बनती है और मेंबर को नॉर्मली किसी न किसी कमेटी में रखा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा कमेटी है? शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की कमेटी है। ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी आर इलेक्टेड फ्रॉम बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी अपॉइंटेड बाय द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। ये आपको याद करना होगा कि इसका चेयरमैन कौन बनाता है। 20 members are elected by Rajya Sabha, 10 members from the Lok Sabha. No minister except from Union Minister of Social Justice Empowerment eligible to be member of this committee. Members are elected from a fixed term of 2 years from the date of the enter the office. कहने का अर्थ है कि जो भी पार्लियामेंट्री कमेटी आपको एक चैप्टर हम देंगे, आपको उसका भी लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा, इस तरह के क्वेश्चंस को समझना होगा कि क्या पूछ सकता है। कहने का अर्थ है कि पीटी की तैयारी करने से फायदे नहीं है, पूरा मेंस के आंसर के हिसाब से अगर आप अपने तैयारी करते चले जाते हो तो आपका पीटी निकालना आसान है। अब तक क्या करते थे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले? पीटी के हिसाब से तैयारी करते थे। पूरा दिल्ली किस पे चलता था? पीटी की तैयारी पे, क्योंकि पीटी में 10 लाख बच्चे बैठते हैं। अगर 10 लाख बच्चों से 2-2 हज़ार रुपया भी ले लिया जाए तो 200 करोड़ का बिजनेस हो गया, है कि नहीं। तो लोग किसकी तैयारी कराते हैं? पीटी का। लेकिन मेंस में तो सिर्फ 10,000 बैठते हैं। तो हमारा पर्पस क्या है? तैयारी मेंस की होती है, निकलता पीटी है। करेक्ट, समझे ना। तैयारी किसकी होती है? मुख्य परीक्षा की होती है। हम पहले स्ट्रैटेजी में बता चुके हैं, स्ट्रैटेजी का वीडियो आपने देखा ही होगा, उसमें आपको मिला होगा ये सब। ये 0 FIR बड़ा इंटरेस्टिंग बात कर दिया। ये आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो BNSS जो भी आया है, इसमें 0 FIR पे क्वेश्चन आया है, बिल्कुल अभी करंट है। आजकल क्या होता है, घटना कहीं घटती है और 0 FIR कहीं दर्ज होता है। आपको पता है एक केस, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है आशाराम बापू का।
आशाराम बापू का घटना घटा कहीं और, उसके फादर दिल्ली में आके 0 FIR कर दी है और उस केस पर पूरी फिल्म बनी हुई है। तो इस पर 0 FIR के बारे में पूरा प्रोसीडिंग्स पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप देख लीजिए। तो व्हाट आई एम फाइंडिंग है क्वेश्चन नंबर 63, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात कीजिए, CBI के बारे में, SFIO के बारे में, CEIB के बारे में, ये सभी विजिलेंस प्रोसीजर्स का जो चैप्टर हम देंगे वहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, करेक्ट। तो मतलब चैप्टर को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, समझे ना, किताब का कोई भी चीज़ों को छोड़ना नहीं होगा। और आपका ये जो है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ये जो भी आया है, ये न्यूज में आया था, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। और आपका ये आप देख रहे हैं कि मेन आपको स्ट्रैटेजी क्या समझ में आया। पहली बात है बुक, पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन, यही मतलब है क्या, फर्स्ट थिंग। सेकेंड क्या करना है आपको, न्यूज़पेपर, जो हम आपको बाद में इस पर आएंगे, जब आपकी बुक खत्म हो जाएगी तो न्यूज़पेपर पे हम आएंगे। तो न्यूज़पेपर, उसके बाद इसके साथ क्या जोड़ना होगा, मैगजीन, है ना, एक मैगजीन। और थर्ड में क्या हो गया, टेस्ट पेपर। यही 3 स्ट्रैटेजी है। टेस्ट पेपर खुद से बनाओ और ये सोच के बनाओ कि हर स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स में आ सकता है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर दिमाग के अंदर में ये चीज आ गया तो आपका एग्जाम निकलने का चांस बहुत ज़्यादा है। क्लियर है ना। तो न्यूज़पेपर में थोड़ा सा गेम होगा कि हम इसको आपको देंगे जिस्ट बना के, तो वहाँ पर आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही मैच करता चला जाएगा, क्योंकि पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना तो बहुत मुश्किल है, 12 घंटा में न्यूज़पेपर खत्म होगा। तो मैं आपको हेल्प करूंगा कि किस तरीके से 1.5 घंटा से 2 घंटा के बीच में न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो। और मैगजीन जो है किस तरीके से 7 घंटा में, 1 महीना में 7 घंटा निकालना है, मैगजीन पढ़ ले सकते हो, समझ गए ना। और टेस्ट पेपर जो है रेगुलर बेसिस पे करना है, जब आपका सिलेबस खत्म हो जाता है तो फिर आपका एग्जाम आराम से निकलता है, ठीक है ना। तो मैं 2 चीज पर बात किया, एक खाली पॉलिटी का हमने बताया कि कैसे पढ़ना है, और दूसरा हमने क्या बताया, स्ट्रैटेजी। इट इज एप्लीकेबल नॉट ओनली टू पॉलिटी, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द पेपर्स ऑफ यूपीएससी। क्लियर है ना, ठीक है, ओके।